Finally, after 3 years' work and an expenditure of $2 billion, the atomic experts were ready to test their first bomb. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, now. In the summer of 1945, the Manhattan Project achieves its aim. Now I am become death, the destroyer of worlds. 1945 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया तो इसने वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म कर दिया और अमेरिका को एक सुपर पावर बना दिया। On the 12th of August 1945, the long-awaited news hits the headlines. I have received this afternoon a message from the Japanese government, a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. बट राइट नाउ एज वी स्पीक एक और मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन इस बार यह चाइना में बिना किसी हाइप, बिना किसी शोर और बिना किसी धमाके के हो रहा है। लेकिन इस बार यह कोई बम नहीं है या कोई मिसाइल नहीं है, ये एक कंपीटिंग स्टेक है। We are in a tech race right now with China. China is working aggressively at AI. This is Manhattan Project 2. Chinese scientists have created a super-fast analog chip to power AI, smartphones, and modern weapons. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries. और पहले मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तरह ये भी एक वॉर से पैदा हुआ था। अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना पर डेडली अटैक किया। इसे चाइनीज मार्केट में इतना बड़ा झटका लगा कि चाइनीज स्टॉक क्रैश होने लगे। कुछ कंपनियों की वैल्यू रातों रात 9 to 10% तक कम हो गई और चाइना की कंपनियों की भी कुल मार्केट वैल्यू में लगभग $214 बिलियन का नुकसान हुआ। All this was happening without firing a single missile. So the question is, how is this possible? The Biden administration published a large set of export controls on Friday in order to slow Beijing's technological advances. U.S. trade restrictions continuing to make an impact on semiconductor companies such as NVIDIA. NVIDIA's CFO warning that China sales will drop significantly in the fourth quarter. एआई सुपर पावर बनने के लिए आपको 3 गेट से गुजरना होगा। गेट 1 है ब्रेन या ईडीए सॉफ्टवेयर। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। As we all know, NVIDIA H100 चिप्स में 18 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अब आप उन ट्रांजिस्टर्स को पेंसिल से नहीं जोड़ सकते हो, तो ईडीए वो एक खास सॉफ्टवेयर है जो सिलिकॉन के उस छोटे से टुकड़े पर हर एक लॉजिक गेट के लिए सबसे अच्छी जगह का पता लगाता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के बिना NVIDIA H100 डिजाइन नहीं कर सकते। नाउ लुक एट दिस, दुनिया में सिर्फ 3 कंपनी इस ग्लोबल मार्केट के 70 to 75% हिस्से को कंट्रोल करती है, साइनॉप्सिस, कैडेंस एंड मेंटोर ग्राफिक। ये सभी कंपनीज अमेरिकन कंट्रोल वाली कंपनीज में है। सो यू नो व्हाट द यूएस डिड? यूएस ने इस टूल को क्लाउड लाइसेंस के पीछे लॉक कर दिया। इसका मतलब था कि साइनॉप्सिस एंड कैडेंस जैसी यूएस कंपनीज अब यूएस गवर्नमेंट से खास लाइसेंस लिए बिना चाइना क्लाइंट्स को उस एडवांस सॉफ्टवेयर को स्केल या सपोर्ट नहीं दे सकती थी। तो जाहिर है कि चाइना ईडीए का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते थे। इसी तरह यूएस ने गेट नंबर 1 को ब्लॉक कर दिया। देयर अदर इज गेट 2 हैंड। यहाँ आपको एसएमएल मोनोपोली को समझने की जरूरत है। एक बार चिप डिजाइन हो जाने के बाद आपको चिप को प्रिंट करना होगा। इसके लिए ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन की जरूरत होती है, जिसे एसएमएल लिथोग्राफिक टूल कहते हैं। ये टूल ना एक बस जितनी बड़ी होती है और इसकी कीमत 200 से 315 बिलियन डॉलर की होती है और ये दुनिया की एकमात्र ऐसी मशीन है जो 3 नैनोमीटर स्केल पर प्रिंट कर सकती है। डू यू नो हाउ मेनी नैनोमीटर आर देयर? एक कोरोना वायरस पार्टिकल का नॉर्मल डायमीटर लगभग 18 to 120 नैनोमीटर का होता है, तो 3 नैनोमीटर एक कोरोना वायरस से 40 टाइम्स स्मॉलर है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ASML एक नीदरलैंड कंपनी है। तो द क्वेश्चन इज, हाउ डिड बाइडेन स्टॉप देम?
वेल यूएस गवर्नमेंट ने डाच कंपनी से कहा कि सुनो भाई, अब ये मशीन चाइना को आप नहीं बेच सकते, लेकिन ASML अंकल सेम की तरह था, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं एक अमेरिकन कंपनी नहीं हूँ। तो बाइडेन गवर्नमेंट को पता चला कि ASML एक इम्पोर्टेंट अमेरिकन मेड प्रोडक्ट का यूज करता है जिसे साइमर लाइट सोर्स कहा जाता है, तो आप अमेरिकन कंट्रोल में हैं, इसीलिए हम आज से आपको चाइना को बेचने से बैन करते हैं। अब बेचारी डाच कंपनी के पास अमेरिका की बात सुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो चाइना का गेट 2 तक एक्सेस चला गया जो कंस्ट्रक्शन मशीन थी। फिर उन्होंने गेट 3 को ब्लॉक कर दिया जो AI हार्डवेयर या NVIDIA चिप से। As we all know कि अक्टूबर 2022 और 2023 में यूएस ने परफॉर्मेंस डेंसिटी थ्रेशोल्ड सेट किया था, जिसका मतलब था कि कोई भी चिप जो न्यूक्लियर सिमुलेशन चलाने के लिए काफी तेज है, पिंचिंग को बेचना इलीगल हो जाएगा। कागज पर स्ट्रेटेजी बिल्कुल परफेक्ट थी। तीनों गेट ब्लॉक करके चाइना के पास AI रेस जीतने का कोई भी रास्ता नहीं था। उनके पास चिप्स नहीं थी, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं थी और उनके पास उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। तो सबको लगा कि चीन का दम घुट गया है और यूएस दुनिया में AI रेस जीत जाएगा। बट यू नो व्हाट, वॉशिंगटन ने एक बहुत ही बड़ी गलती की और इस एक गलती ने चाइना को इतनी पावरफुल सुपर पावर दे दी कि वह अकेले दुनिया में अमेरिका के दबदबे को खत्म कर सकता था। सो द क्वेश्चन इज व्हाट मिस्टेक डिड अमेरिका मेक? वेल, अमेरिका ने चाइना को एक मार्केट इकोनॉमी की तरह ट्रीट किया। उन्हें लगा कि चाइनीज कंपनियों को क्वार्टरली प्रॉफिट की परवाह है, बिकॉज इफ यू लुक एट द पैटर्न इट्स वेरी सिंपल। अगर चाइनीज कंपनी R&D में $1 बिलियन खर्च करती है तो उन्हें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा तो कर्ज नहीं टिकेगा, शेयर होल्डर का भरोसा टूट जाएगा और कंपनियां खत्म हो जाएगी। आमतौर पर एक अमेरिकन कंपनी ऐसे ही काम करती है, राइट? असल में चाइना इंडिया के साथ भी यही करता है। उन्होंने भारत में सोलर मॉड्यूल इतने सस्ते में बेचने की कोशिश की कि कोई भी सोलर कंपनी बच ही नहीं पाई। इसी तरह इंडस्ट्री के खत्म होने के बाद वे आसानी से 20% प्रीमियम चार्ज करना शुरू कर सकते थे और अपना नुकसान रिकवर कर सकते थे, एंड दिस इज कॉल्ड डंपिंग। और यह अभी भी भारत में चाइना की वजह से होता है। तो जब यूएस ने हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ ब्लॉक कर दिया तो चाइनीज कंपनी खत्म हो जानी चाहिए थी, राइट? वेल गेस व्हाट, चाइना की गवर्नमेंट ने कहा हमें परवाह नहीं है कि हमारी कंपनियां प्रॉफिटेबल है या नहीं, हमें अपनी कंपनियों को तब तक फंडिंग करते रहना होगा जब तक वे हमसे इंडिपेंडेंट हो सकती है। पहला गोल यूएस डिपेंडेंसी को खत्म करना है और फिर हम प्रॉफिट के बारे में बात कर सकते हैं। चाइनीज ने यही सोचा। तो जब यूएस ने चाइना को NVIDIA H100 चिप्स का एक्सेस देने से मना कर दिया तो चाइनीज ने एक चालाक चाल चली। उन्होंने ChatGPT को हराने और डीप सीक लॉन्च करने के लिए एक्सपर्ट आर्किटेक्चर मिक्सचर नाम की चीज का इस्तेमाल की। साउंड टेक्निकल, राइट? लेकिन बिल्कुल चिंता मत करो, आई विल एक्सप्लेन टू यू वेरी इजीली। जब डीप सीक लॉन्च हुई तो चाइनीज AI मॉडल और अमेरिकन AI मॉडल में फर्क ये था। इमेजिन अ लार्ज हॉस्पिटल वेयर एवरी डॉक्टर सीन एवरी पेशेंट। तो अमेरिकन AI हॉस्पिटल में अगर आप ब्लीडिंग नीज के साथ अंदर जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट सबको बुलाएगा, ब्रेन सर्जन, हार्ट स्पेशलिस्ट, फूड डॉक्टर एंड अदर 200 डॉक्टर्स, ये सब आपके कमरे में जमा हो जाएंगे, आपके नीज को देखेंगे और बात करेंगे। और फिर उस ग्रुप डिस्कशन के जरिए वे इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि पता है हिमांशु को बैंडेड की जरूरत है। नाउ इवन थॉट द सिस्टम वर्क, इट इज वेरी स्लो। ये बहुत ही भीड़ वाला है और इसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि आपको पता है ब्लीडिंग नी को ठीक करने के लिए 215 डॉक्टर विद हायर फीस वालों को पैसा देना पड़ेगा। बट दैट्स हाउ डीप सीक AI हॉस्पिटल वर्क। डीप सीक ने हॉस्पिटल के रूल को इस तरह बदल दिया कि बिल्डिंग में अभी भी 256 स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, लेकिन उनके पास एक स्मार्ट रिसेप्शनिस्ट था। टेक्निकल लैंग्वेज में यह रिसेप्शनिस्ट राउटर था। अब जब आप चाइनीज AI हॉस्पिटल में जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट आपको देखकर कहता है, ओ डू यू हैव एनी नी प्रॉब्लम? फिर रिसेप्शनिस्ट सिर्फ नी के डॉक्टर को जगाता है ताकि आपकी मदद कर सके। तो इस दौरान बाकी 254 डॉक्टर ब्रेक रूम में रहते हैं, इसीलिए वे कोई काम नहीं करते और उन्हें उस घंटे के पैसे बिल्कुल नहीं मिलते। तो क्या आपको पता है कि मॉडल टेक्निकली बहुत ही बड़ा है, लेकिन क्योंकि आपकी खास प्रॉब्लम पर सिर्फ एक छोटी सी टीम काम करती है, इसीलिए ये एक छोटे मॉडल जितनी तेजी से चलता है। तो चाइनीज मॉडल में आप सिर्फ उन 5% लोगों को पैसा देते हैं जिन्होंने असल में काम किया, ना कि उन 95% लोगों को जो सोए थे। आसान शब्दों में कहूँ तो चाइनीज मॉडल ने एक बहुत ही काम करने वाले एडलर को स्पेशलिस्ट की एक बहुत ही स्किल्ड टीम से न बदल दिया जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर काम करती है। अब इसमें अमेरिकन हॉस्पिटल ChatGPT मॉडल है और चाइनीज हॉस्पिटल डीप सीक मॉडल है। चाइनीज मॉडल में डॉक्टर पैरामीटर है और रिसेप्शनिस्ट राउटर है। दूसरी स्ट्रेटेजी जो चाइनीज ने इस्तेमाल की वह है आइकिया स्ट्रेटेजी। जब यूएस ने उन केबल पर बैन लगा दिया जिससे चिप्स एक दूसरे से बात कर सकते थे, तो डीप सीक ने मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन बनाया। अब मुझे फिर से ये पता है कि ये टेक्निकल है, लेकिन ये असल में बहुत ही आसान है।
If you look at how this model work, they work best when the chips are constantly talking to each other. और ये कम्युनिकेशन अच्छे से करने के लिए उन्हें बहुत ही अच्छे केबल चाहिए होते हैं और अमेरिका ने हमेशा की तरह चाइना को सभी केबल एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया। सोचिए आपको एक सोफा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। पहले चाइनीज के पास एक बड़ा दरवाजा था जिसका इस्तेमाल करके चाइनीज आसानी से सोफा दरवाजे से ले जा सकते थे। यहाँ सोफा वो डेटा है जिसे चिप्स के बीच में ले जाना होता है। दरवाजा केबल की बेड विड्थ है और घर असल में चिप्स है जिसके बीच डेटा को ले जाना होता है। अब अमेरिका आया और इस दरवाजे को छोटा करने के लिए दीवार बना दी। उन्होंने सोचा कि अगर हम दरवाजा छोटा कर देंगे तो चाइनीज इस दरवाजे से डेटा नहीं ले जा पाएंगे। सो यू नो व्हाट द चाइनीज डिड, उन्होंने बस सोफे को आइकिया टाइप के बॉक्स में कंप्रेस कर दिया और फिर वे आसानी से उस दरवाजे से भेज पाए। तो उन्होंने असल में सोफा या डेटा को एक जिप फाइल में बदल दिया और डेटा को एक चिप से दूसरे चिप्स में भेज दिया। अब सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाने के बाद उन्होंने अपनी आंट कॉलोनी स्ट्रेटेजी शुरू की। You see the H100 chips is like a high power truck। ये सुपर एफिशिएंट तरीके से भारी लोड खींच सकती है और H100 के मुकाबले H20 NVIDIA चिप्स स्कूटर की तरह है। उसमें बहुत ही कम पावर होती है और वे बहुत ही इनएफिशिएंट होते हैं। सो लेट्स से द टास्क इज टू कैलकुलेट 2000 मैक्स प्रॉब्लम, जबकि एक H100 700 वॉट पावर कंजप्शन के साथ पर सेकंड 2000 मैक्स प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। जबकि अगर NVIDIA H20 को देखें तो ये पर सेकंड केवल 300 प्रॉब्लम को ही कर सकता है। तो आपको 7 चिप्स की जरूरत होगी जो एक साथ वायर्ड हो और हर चिप्स 400 वॉट पावर कंजप्शन करे। So in total the S20 set will consume 2800 watt. So if we look at it, the power consumption of the S20 cluster is 4 times that of the H100, resulting cooling बहुत ही महंगी हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो हालांकि काम हो रहा है लेकिन प्रोसेस बहुत ही इनएफिशिएंट है और ये बहुत ही महंगी है। So you know what the Chinese did? चाइनीज ने कहा कि हमें पावर की परवाह नहीं है, अमेरिका के पास चिप्स है लेकिन हमारे पास चाइनीज गवर्नमेंट है। अगर चिप्स 4x इलेक्ट्रिसिटी जलाएगी तो हम इलेक्ट्रिसिटी को 4x सस्ता कर देंगे। और यहीं से चाइनीज ने ईस्ट डेटा बेस्ड कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट नाम की चीज शुरू की। लुक एट दिस, द मैप ऑफ चाइना इज डिवाइडेड इनटू 2 वेरी डिफरेंट वर्ल्ड्स। इस पागलपन मैप को देखने के लिए आपको एक खास इमेजिनरी लाइन को समझना होगा जो चाइना को बांटती है। ये हु की मशहूर लाइन है। अगर आप चाइना के नॉर्थ ईस्ट एंड से साउथ वेस्ट तक एक तिरछी लाइन खींचते हैं तो ईस्ट साइड में 43% लैंड है लेकिन 94% पॉपुलेशन है, जबकि वेस्ट साइड में 57% लैंड है लेकिन सिर्फ 6% पॉपुलेशन है। यहाँ एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 313 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि अगर आप डेंस अर्बन एरिया को देखेंगे तो वहाँ डेंसिटी 6000 से 20000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर तक पहुँच जाएगी। लेकिन अगर आप वेस्ट की तरफ देखें तो यहाँ एवरेज डेंसिटी सिर्फ 16 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है और आपको ऐसे बड़े एरिया दिखेंगे जहाँ आपको सिर्फ 2 से 20 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर मिलेंगे। यह एरिया इतना खाली है कि आप घंटों गाड़ी चला सकते हैं और बिल्कुल भी इंसान आपको नहीं दिखेंगे। As a result, the land here is virtually empty and you could cover 1 lakh acre with solar panels and wind turbines। और कोई आपसे शिकायत भी नहीं करेगा क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता। So you know what? ये वो अजीब चीज है जो चाइनीज ने बनाई। टेंसन ने एक पहाड़ में ओरिजेंटल 5 बड़ी सुरंगें खोदी और एक डेटा सेंटर बनाया जिसमें 15,000 सर्वर है और वो भी एक केव सिस्टम के अंदर जो बॉम्ब रूफ है और उनका प्लान 3 लाख सर्वर तक पहुँचाने का है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि पहाड़ी क्यों, क्या वे पागल हैं? वेल ये पागल है क्योंकि उन्हें लगा कि पहाड़ के अंदर टेम्परेचर नेचुरली ठंडा रहता है तो इससे उनके एयर कंडीशनिंग में लाखों डॉलर बचेंगे। सो यस, उन्होंने असल में एक पहाड़ में टनल डग की क्योंकि उन्हें नेचुरल एयर कंडीशनर चाहिए थे। एंड यू नो व्हाट एल्स, और ये अभी खत्म नहीं होता है। उनके पास गोबी डेजर्ट प्रोजेक्ट नाम की चीज भी है। गोबी डेजर्ट असल में एक बंजर रेतीली और हवादार इलाका है, इसीलिए उन्होंने पूरे रेगिस्तान में लाखों सोलर पैनल लगाए जो कुछ सालों में 415 गीगावाट रिन्यूएबल पावर देने के लिए तैयार है। अब आप जानते हैं 415 गीगावाट कितना होता है? ये जर्मनी और ब्राजील की कुल पावर से भी ज्यादा है। असल में अगर आप हमारे पीक समर सीजन में इंडिया को देखेंगे तो यह 215 गीगावाट कंज्यूम करते हैं। सो यस, एक चाइनीज रेगिस्तान पूरे भारत देश की पीक डिमांड से ज्यादा बिजली पैदा करता है। That's how crazy this project. And finally they build a commercial underwater data center। तो वे सर्वर से भरे बड़े बड़े वाटर टाइट सिलेंडर समुद्र की सतह में डुबा रहे हैं ताकि समुद्र का पानी बिना पंखे, बिना एसी और बिना धूल और बिना ऑक्सीजन के सर्वर को नेचुरली ठंडा कर सके। So they are turning desert into solar batteries, mountain into refrigerator cases, river into hydro generators and the seaweed into liquid cooling tanks।
और यही वजह है कि चाइना आसानी से एनर्जी पैदा कर पा रहा है और वे अपने उस बहुत ही इनएफिशिएंट स्टेक को बहुत ही आसानी से चला पा रहे हैं। एंड सी दिस, चाइनीज गवर्नमेंट ने वेस्टर्न प्रोविजंस में डेटा सेंटर के लिए बिजली के बिल पर 50% डिस्काउंट भी दिया है अगर वे घरेलू चिप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी कंपनियों को न केवल नवीडिया चिप्स बल्कि हुआवे चिप्स का भी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा, भले ही वे खराब हो। इस तरह हुआवे को अच्छा कैश फ्लो मिला, जिससे उन्होंने फिर नए चिप्स के रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया। एंड लुक एट दिस, अकेले 2023 में हुआवे को सीधी गवर्नमेंट ग्रांट में $1 बिलियन से ज्यादा मिले। ये लगभग फ्री मनी था जिस पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और उनकी सालाना रिपोर्ट में गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर दर्ज है। फिर चाइनीज कंपनियों को बढ़िया चिप्स बनाने में मदद करने के लिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में $47 बिलियन का इन्वेस्ट भी किया गया। और मजेदार बात यह है कि ये पैसा सिर्फ घाटे में चल रही कंपनियों को गया ताकि समय के साथ वे बढ़ सके और प्रॉफिट कमा सके। और अगर आप इसकी तुलना यूएस की कंपनियों से करें तो यूएस गवर्नमेंट को इंटेल को $8.5 बिलियन का लोन और ग्रांट देने में सालों लग गए, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी कंपनियों को सिर्फ एक शर्त पर तुरंत फ्री मनी दे दिया, अपनी सप्लाई चेन से अमेरिका को हटा दो। इस तरह चाइना ने अपना सारा पैसा एक बड़ा एनर्जी सोर्स बनाने, लेटेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च कर दिया और अपनी सभी चिप्स और सेमीकंडक्टर कंपनियों को बैंकक्रप्ट होने से बचाया। एंड यू नो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट? इस वॉर की वजह से चाइना ने अब पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बना लिया है और अब वह अमेरिकी रूल से इम्यून है। China's tech and computing sectors are booming. China caused massive waves in the AI and tech company sector by releasing DeepSeek. Today, the world's second largest economy is putting on a worthy challenge to the US and the tech world. And you also have electric car companies like BYD that are threatening to dethrone traditional car makers. They're also the world's biggest battery maker and have an overwhelming dominance in the renewable energy supply chain. ओपन एआई की जगह उसके पास डीप सीक है। नवीडिया H100 की जगह वे हुआवे एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं। विंडो और लिनक्स की जगह वे हार्मोनी ओएस इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ कोयले और गैस पर डिपेंड रहने के बजाय वे अब गोबी डेजर्ट से बनने वाली रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप देखें ना तो यूएस का अभियान इन चाइनीज कंपनियों को खत्म करने के लिए था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक वैक्सीन की तरह काम किया। उन्होंने चाइनीज सेक्टर को एक साल के लिए बीमार तो कर दिया था, लेकिन अब वो अमेरिकी वायरस से इम्यून है। और अब 2025 में यूएस ने फिर से चाइना को नवीडिया चिप्स बेचने की कोशिश की, ये सोचकर कि वे चाइना को अमेरिकी टेक्नोलॉजी की लत लगा सकते हैं। बट यू नो व्हाट, इस बार चाइनीज ने कहा नो, हम एक और अमेरिकी वायरस को अपने इम्यून सिस्टम में नहीं आने दे रहे हैं। इसलिए अब वे असल में नवीडिया चिप्स को मना कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अपनी चिप्स है। सो द गिस्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट द यूएस फेल्ट इट वाज पुटिंग चाइना इन अ केज। लेकिन चाइना ने पिंजरे से बाहर एक नई दुनिया बनाई और वो अब इस एआई स्टेक को दुनिया में एक्सपोर्ट करके और आधी दुनिया को अपने साथ ले जाने वाला है। आज चाइना मोटे तौर पर भारत से 5 गुना ज्यादा बिजली बनाता है। असल में चाइना यूएस, भारत और EU को मिलाकर भी ज्यादा बिजली बनाता है। So the question is, how will India deal with this? This is a question we should be asking your leader. I will leave you with this thought. If you learned something useful from this case study, please hit the like button to make YouTube happy.